Hello class, welcome to Sundar Maths. So today we are going to study the basics of entire chapter of 10th MP Board NCERT. बोले यार NCERT का फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके तो चैप्टर नंबर 14 तक के जितने चैप्टर्स होंगे हर चैप्टर्स का अपन पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पॉसिबल मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 1 मार्क्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, इधर देखना है उसमें नहीं देखना, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो बोले यार कॉन्सेप्चुअल बेस जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि यार कॉन्सेप्ट बेस पे ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे। मतलब ये समझो कि एमपी बोर्ड में जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं। एक तो क्वेश्चन टाइप होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, आपको एलसीएम निकालने का बोल देगा, एचसीएफ निकालने का बोल देगा, 2 पॉइंट दे देगा, उनके बीच की क्या निकालने का दे देगा, डिस्टेंस निकालने का देगा। दूसरे टाइप के होते हैं आपको फॉर्मूलास पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी चीजें आपको पता होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, जितने फॉर्मूलाज हैं और जितने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, वो सारे के सारे आज अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रहेगा, नाम है अपना रियल नंबर्स। अब सवाल ये उठा के बोले सर रियल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया रियल नंबर्स, नहीं बोलेगा नहीं कोई, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल। रियल नंबर्स क्या होते हैं भैया, असल में कॉम्बिनेशन होते हैं। आपने पढ़े होंगे रेशनल नंबर्स और आपने पढ़े होंगे इररेशनल नंबर्स। अब बोले सर हमने तो नहीं पढ़े। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, हर वो नंबर जिसे लिखा जा सके p/q के फॉर्म में, बस वो होता है रेशनल नंबर। और हर वो चीज जिसको ना लिखा जा सके p/q के फॉर्म में, वो होता है इररेशनल नंबर। अगर आसान से लफ्जों में समझाया तो बस इतनी चीजें, और अगर भसड़ करनी है तो फिर भैया साल भर पढ़ना। तो हमने बोला कि यार रेशनल चीजें हमने बात करी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। बोले हर वो चीज जिसे लिखा जा सके किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं भैया रेशनल नंबर। और हर वो चीज जिसे लिखा जा सके किसके भैया, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर। बस इन्हीं दो तरीके के नंबर को आपने कंबाइन करा तो आपके क्या बनेंगे भैया, दैट इज कॉल्ड एज द रियल नंबर। अरे आपके पास एक झोला है, क्या था आपके पास एक झोला था, उस झोले के अंदर आपने डाले रेशनल नंबर और उसमें डाला आपने इरेशनल नंबर। बस ये जो नया झोला बना ना, ये झोला, इसके अंदर क्या है भैया, रेशनल भी और रेशनल भी, ये बने आपके रियल नंबर्स। समझ में आ गया। चल अब हमने बात करी कि बोले यार रेशनल नंबर होते क्या है। बोले हर वो चीज जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला -1 2 4, बोले सर ये तो है ही नहीं p/q के फॉर्म में, ये तो p है, q तो है ही नहीं इसके अंदर। तो भैया इसके अपन में कुछ नहीं, तो वहां पर कौन 1, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां पे क्या रहता भैया 1 रहता है। 2 के अपन में कुछ नहीं 1, 4 के अपन में कुछ नहीं 1। इसी तरीके से 0 भी क्या भैया रेशनल है, इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या भैया 1। हमने लिखा 4/5 ये भी रेशनल, -3/2 ये भी रेशनल, इवन हमने लिखा जैसे एग्जांपल के तौर पे 3.5 ये भी रेशनल। बोले सर अब ये कैसे रेशनल हुआ, तो इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या 1। आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट का कितने जीरो है, एक नंबर है तो कितने जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो बढ़ेगा, तो हमने एक जीरो बढ़ा दिया। कट गया क्या, बोला हां सर 5 7 35 5 2 10। आंसर क्या है आपका 7/2। तो ये भी क्या हुआ आपका रेशनल हुआ। इररेशनल के एग्जांपल क्या होंगे, इररेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। अब ऐसे कौन से नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 √3 √4, आप इसे p/q के फॉर्म में नहीं ला सकते। सर क्यों नहीं ला सकते हम इसे p/q, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। अरे नाम ही समझो, रेशनल लॉजिकल, जिनका रीजन है आपके पास, ठीक है, जिसको रेशनली एक्सप्लेन किया जा सकता है। मेरे पास एक पेन हो सकता है, 2 पेन हो सकते हैं, मेरे पास -1 पेन भी हो सकता है, मेरे पास -1/2 पेन भी हो सकता है, मेरे पास 0 पेन भी हो सकते हैं, मेरे पास 7/2 पेन भी हो सकते हैं, बट मेरे पास कभी भी √2 पेन नहीं हो सकते, मेरे पास √3 पेन नहीं हो सकते, √4 पेन नहीं हो सकते। किसी ने मुझसे पूछा या मैंने आपसे पूछा कि जैसे √6 √9 है, ये रेशनल है या इररेशनल है, तो आप बोलोगे सर ये रेशनल है। कैसे रेशनल है भैया, क्योंकि भैया √9 ये किसका स्क्वायर होता है, ये असल में 3 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कटा, आंसर क्या बचा आपका 3 बचा जी। हाँ सॉरी यहाँ पे गलत लिखा आपने, 4 जो है वो असल में इररेशनल है, नहीं वो रेशनल है। आप 4 को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे भैया हमने बोला स्क्वायर से रूट कटा, क्या बचा भैया आपका 3, तो 3 क्या हो गया आपका रेशनल हो गया। इसी तरीके से 4 को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हो 4 को आप 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, आंसर क्या बचा आपके पास बचा 2। तो ये भी क्या भैया आपका रेशनल है, क्योंकि इसे भी p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, इसका एक परफेक्ट आंसर है। इसी तरीके से √2 इसका भी क्या भैया एक परफेक्ट आंसर है, √3 इसका भी क्या है परफेक्ट आंसर है। अरे नहीं है भैया, इसका परफेक्ट आंसर नहीं होता। √2 आप परफेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर √2 इसका आंसर आता है 1.414 एंड समथिंग अप टू इंफिनिटी, जाता कोई परफेक्ट आंसर इसका नहीं होता। इसे p/q के फॉर्म में नहीं लाया सकता। मैं यहाँ पे लिखूं 2.5 इसका आंसर है, इसे p/q के फॉर्म में आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो भाई, इसके अपन में कुछ नहीं, आप 1 मानो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक जीरो बढ़ा दो,
25 अपॉन में 10 हो जाएगा, ये रेशनल बन गया। आपके पास 2.05 है, अब इसे रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 पॉइंट हटाया, पॉइंट का कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। बन गया कि नहीं रेशनल? ये भी बन गया। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर 2.00005 है। आपने बोला इसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्या 1 पॉइंट का कितने नंबर है? 1 2 3 4। कितने जीरो बढ़ेंगे इसके अंदर? 4। तो हमने पॉइंट हटाया तो कितने जीरो बढ़ गए इसके अंदर? 4 जीरो बढ़ गए। ये भी रेशनल में कन्वर्ट हो गया। बट जब बात हुई √2 की, आपने इसको खोला, एक्सपेंड करा, तो आंसर क्या आ गया भैया? 1.41444 चलते आ रहा, इंफिनिटी तक के चलते आ रहा। आप अपॉन में जाओगे, लिखोगे 1, आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे कितने नंबर है? इनफाइनाइट। तो जीरो कितने बनाना पड़ेंगे? इनफाइनाइट बढ़ाना पड़ेगी भाई। यहाँ पर एक नंबर था तो कितने जीरो बढ़ाना पड़े? 1। यहाँ पे 2 नंबर थे, कितने जीरो बढ़ाए आपने? 2। यहाँ पे पॉइंट हटा 4 नंबर थे तो कितने जीरो बढ़े? 4। बट यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। तो आपको कितने जीरो बढ़ाना पड़ेंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो बढ़ाना पड़ेंगे। अब क्या इनफाइनाइट जीरो बढ़ाते हो यहाँ पे? सर पॉसिबल ही नहीं, इसका कोई रेशनल आंसर नहीं आएगा, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आ सकता। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इर्रेशनल कहा जाता है। तो बोले यार ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, √8 इर्रेशनल है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए? रूट आ जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए। सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर निकाले जा सकते हैं। √2 का अप्रोक्सीमेट आंसर होता है 1.414। √3 का अप्रोक्सीमेट आंसर होता है 1.73। So these are approximate, नहीं है। तो हमने बोला कि यार √3 इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। बट अगर आप लिखो √9 इसका एक परफेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा भैया? 3 आएगा। √4 इसका एक परफेक्ट आंसर है, क्या आएगा भैया? 2 आएगा। हमने लिखा है यहाँ पे √16 इसका एक परफेक्ट आंसर है, क्या आएगा भैया? 4 आएगा। तो जिनके परफेक्ट आंसर है, जिन्हें p/q के फॉर्म में लाया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल। जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल। नोट इट डाउन। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन देगा आपको नीचे भैया 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? 3 से 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा बताओ भैया रेशनल है कि इर्रेशनल, या फिर नंबर दे देगा, बोलेगा बताओ भैया ये इर्रेशनल है या ये रेशनल है। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है वो फिल इन द ब्लैंक में कि बोले इज इट, जैसे एक नंबर दे देगा, बोले √2 इज दे दिया उसने। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या भैया ये रेशनल है? इर्रेशनल है भैया। तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे भैया? इर्रेशनल नंबर। √2 इज क्या भैया? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या? जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जांपल क्या होगा इसके? √2, √3, √5, √8, √6, √12, √15, ये सारे सारे क्या भैया? इर्रेशनल। इसी तरीके से भैया रेशनल के एग्जांपल क्या होगा? 1, 2, -1, -5, 4/5, 6/3, 2/1, कुछ भी ले लो, 0 ले लो, आप ले सकते हैं भैया। √4 ले सकते हो, √9 ले सकते हो, √16 ले सकते हैं आप, √25 ले सकते हैं, क्योंकि इनके परफेक्ट आंसर्स हैं। ये किसी ना किसी के क्या है भैया? स्क्वायर्स हैं। इनके परफेक्ट आंसर नहीं है, ये किसी के स्क्वायर नहीं है। आप इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से पाई का भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट आता है। ये लगभग कितना होता है भैया? 3.14, और इसके बाद क्या होता है? ये चलता रहता है इनफिनिट तक के। तो ये सारे के सारे क्या है भैया? इर्रेशनल्स है, और ये सब क्या अपने रेशनल्स है। नोट डाउन। चलिए बातें नहीं करेगा कोई, इधर ध्यान दीजिए सारे के सारे। अब क्या होता है कि इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ये है कि याद रख लो, अगर आप प्रैक्टिस कर सकें तो भैया एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन के पूछेगा आपसे, एक नंबर दे देगा, बोले उसकी क्या करो? प्राइम फैक्टर करो। एलसीएम निकालने का पूछ सकता है, HCF निकालने का पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो आपसे? प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM निकालने का पूछ सकता है, HCF निकालने का पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है वो आपको एक क्वेश्चन आएगा भैया 6 की पावर है, बोले हमें चेक करना रहेगा कि क्या इसका आंसर 0 से एंड होता है कि नहीं होता है। इसे अपन कल सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से 4 टू दी पावर है, ये पूछ सकता है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 1 मार्क के अंदर भी पूछ सकता है, 1 वर्ड में पूछ सकता है आपसे, 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इसके अलावा वो प्रूफ करना रहेगा √3 इर्रेशनल है, या √5 इर्रेशनल है, या 2√2 + 1 इर्रेशनल है, ये साबित करो। आपको ये नहीं हाथ लगाना, क्योंकि भाई जैसे मान ले जनरली वो किस क्वेश्चन में आएंगे, अगर ये आए तो 2 या 3 मार्क्स में आएंगे, तो उसके और में इनमें से कोई बैठेगा, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन बैठेगा, या तो एलसीएम का बैठेगा, या तो एचसीएफ का बैठेगा, या इसका। हाँ, एक और चीज होता है, एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, एलसीएम एचसीएफ। जैसे आपको 2 नंबर दे रखे हैं कोई से भी, 45 और कुछ भी ले लो आप, 25, ये 2 नंबर दे रखे हैं, आपसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम निकालो। आपने ढूंढा इसका एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम होता है 45 और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सा नंबर जो 45 और 25 दोनों के टेबल में। आप इसे सॉल्व करके देखिए।
5 9 जा 45, 5 5 जा 25, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 5 जा 5 5 जा 25 फिर 2 5 4 जा 22, 225 मेरे ख्याल से। तो इसका एलसीएम शायद गालिबन 225 आएगा। इसी तरीके से आप इसका एचसीएफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो जिसके टेबल में 45 भी आ जाए और 25 भी आ जाए। तो उसका तरीका क्या, अभी आप 45 के सारे फैक्टर लिख लो। तो 45 के आएंगे भैया 3 into 3 into 5 और 25 के फैक्टर क्या 5 into 5। आपने इसमें से क्या कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकाला। तो एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ आया आपका 5। अब एलसीएम एचसीएफ और इन दो नंबरों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है भैया, तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, बोले एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ एंड टू नंबर, सॉरी, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड टू नंबर्स। जो दो आपको नंबर दे रखे हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। एलसीएम एचसीएफ और वो दो नंबर जो आपको दे रखे हैं उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो रिलेशन, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक एलसीएम है, एक एचसीएफ है और वो दो नंबर है। अब क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको दो नंबर दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा और क्या बोलेगा, उससे क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। वो आपको दे देगा दो नंबर, आपको दे देगा वो एचसीएफ और क्या बोलेगा आपसे, एलसीएम निकालो। या फिर वो एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा और दो में से कोई सा एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर आपको निकालना होगा। इतना तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हें आपको कवर करना है और जो नहीं कवर सके तो कल देखिएगा भैया, नोट डाउन। अब इसके अंदर दो थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम नंबर 1.1 जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं और एक इसके अंदर थ्योरम नंबर 1.2। दो इसके अंदर थ्योरम है। उन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले आपको तीन चीजें पढ़ना पड़ेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, रेशनल नंबर जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर जिसे p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फिर हमने रिलेशन देखा किसमें भैया, एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर्स के बीच में। क्या था वो, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के सारे चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और रेशनल नंबर क्या भैया, जिसे p by q के फॉर्म में लाया जा सके, जैसे 2/3 4/5 -1 0, ये सारे रेशनल है। √4 हो गया, √25 हो गया, ये सारे रेशनल है। इरेशनल क्या, जिसे p by q के फॉर्म में नहीं ला सके, √2 √3 √5 √7 पाई, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल। इतना सब कुछ अभी अपन अभी इतना सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अब वो दो थ्योरम्स पढ़ने से पहले आपको तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेंगे, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम्स। प्राइम नंबर्स सबसे पहले इनकी बात करें। अब व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो भाई नंबर उसकी दुनिया के राक्षस, ऐसे नंबर जिन्हें कोई नहीं काट सकता पर ये सबको काट देते हैं। या फिर यूं कहा जाए कि बोले ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर, यानी एक ये तो खुद के टेबल में आएंगे या फिर 1 के टेबल में आएंगे। ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर, यानी कितने टेबल में आते हैं, खाली ये सिर्फ दो टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स हो भैया, दो फैक्टर हो, सिर्फ दो टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर कौन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2, क्या 2 प्राइम नंबर है, बोला हां सर 2 प्राइम नंबर है। कैसे, एक तो 1 के टेबल में आता और एक 2 के टेबल में आता, यानी एक खुद के टेबल में आ रही है और एक 1 के टेबल में आ रही है। कितने फैक्टर है इसके, दो फैक्टर है। फिर हमने देखा 3, क्या 3 प्राइम नंबर है, बोला हां सर 3 प्राइम नंबर है, ये 1 के टेबल में आ रही है और 3 के टेबल में आ रही है। इसके अलावा और देखो भैया आपके पास है 4, क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं 4 प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, एक 4 के टेबल में आएगा। तो बोले सर ये तो बहुत सारे टेबल में आ जाएगा, नहीं उसने क्या बोला, सिर्फ कितने फैक्टर होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। तो ऐसे नंबर और कौन है, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं भैया, प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जो सिर्फ किसके टेबल में आए, या तो खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के, यानी या तो खुद से कटेंगे या किससे कटेंगे, 1 से। अब दूसरे कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अरे भाई प्राइम नंबर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कितने फैक्टर होना, 2 फैक्टर होना। तो कंपोजिट क्या बोलेगा, बोले इसी का उल्टा, बस ये बोलेगा सिर्फ 2 फैक्टर होना, ये बोलेगा नहीं 2 से, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर वो क्या होते हैं भैया, कंपोजिट। कौन से होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, जो बच गए, क्या बच गए, 4 बच गया हमारे पास, 4 कंपोजिट है। किस के टेबल में आता, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। ये सारी के सारी क्या भैया, कंपोजिट है। 4 के बाद क्या, 5 तो प्राइम है, 6 हां 6 कंपोजिट है। किसके टेबल में आ गया, 1 के 2 के 3 के और किसके टेबल में आएगा, एक 6 के टेबल में आएगा। तो 6 क्या हो गया भैया, कंपोजिट हो गया। इसी तरीके से 6 के बाद क्या बचा,
7 तो प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 1 के टेबल मारिया, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में, इतने सारे टेबल मारिया, ये क्या भैया कंपोजिट है। इसी तरीके से भैया आपने बोला 9 क्या कंपोजिट है, हाँ सर 9 भी कंपोजिट है। कैसे 9 कंपोजिट कैसे, किस किस के टेबल मारिया, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा, समझ में आ गया। तो बोले यार एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट, और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे क्या कहेंगे अपन, प्राइम नंबर कहेंगे। समझ में आया। ये बोले यार प्राइम क्या होते हैं भैया, ऐसा नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ये या तो खुद से जूते खाएंगे या तो 1 से जूते खाएंगे, और ये पूरे मोहल्ले से जूते खाते फिरेंगे, सब मारेंगे इनको दबे से। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। ये बोले यार प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने सीखा कि यार कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब तीसरे टाइप के नंबर जिन्हें कहा जाता है को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या होते हैं, वो तुमने सुना होगा, हमारे भाई की शादी के लिए अपनी लड़की ढूंढती है तो बोले रिश्तेदारों में से नहीं करूंगी, ठीक है, बोले कहीं से कहीं तक क्या होना, बोले रिश्ता नाता नहीं होना। तो बस ऐसे 2 नंबर जिनके इवन रिश्तेदार भी नहीं मिलते, बोले कोई जिनका एक दूसरे से रिश्ता नाता नहीं हो, बस उन्हें क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर। यानी अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके। अरे बोले सर ऐसा नंबर थोड़ी ना होता है, अबे होते हैं, देखो मैं थोड़ी ना कर रही हूँ 16 और यहाँ पे लिखा होता है 70। अब भैया 16 के रिश्तेदार पूछे हमने तो बोले यार सर मैं तो 1 के टेबल में आता हूँ, 2 के टेबल में आता हूँ, 4 के टेबल में आता हूँ, 8 के टेबल में आता हूँ और 16 के टेबल में आता हूँ। जमाने भर के रिश्तेदार है मेरे तो। 70 से पूछा तेरे रिश्तेदार, तो बोले यार मेरे तो गरीब हूँ, 2 ही मेरे तो भैया, एक मैं खुद हूँ और बोले एक बने बेचारा जो हर जगह पहुंच जाता है। तो एक तो बने और एक क्या भैया ये 70 लेगा। बताओ क्या कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी काट सके और इसको भी काट सके? नहीं भैया ऐसा कोई नंबर नहीं। तो ये दोनों नंबर क्या होगा भैया अपने को प्राइम हो गए। इसी तरीके से आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिखो यहाँ पर 15 और 14, आपने 15 और 14 लिखा, ये दोनों भी क्या है भैया आपके को प्राइम है। भाई 15 किसके टेबल में आता, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 3 के टेबल में, एक 5 के टेबल में और एक 15 के टेबल में। 14 किसके टेबल में आ गया, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के टेबल में। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सकता? नहीं काट सकता। कोई ऐसा फैक्टर है भैया, नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम यानी क्या भाई, नो कॉमन फैक्टर। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, रे कभी पूछता है वो, अगर कभी पूछेगा पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है, आपको 2 नंबर दे देगा, बोले बताओ को प्राइम ठीक है नहीं, या नीचे 3 ऑप्शन दे देगा ए बी सी, 2 नंबर के उसमें सेट होंगे, पूछेगा भैया इनमें से कौन से को प्राइम है, तो आपको प्राइम फैक्टर करना होगा। अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए तो समझ जाना क्या भैया को प्राइम नहीं है। वो बोले कॉमन फैक्टर, ओ सॉरी हाँ, तो अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए तो क्या बोलोगे, को प्राइम नहीं है, और कॉमन फैक्टर निकल जाए तो क्या बोलोगे, को प्राइम है। तो आपको नीचे 3 से 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा, पूछेगा भैया पता करो को प्राइम है के नहीं है, तो बोले जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वो क्या है भैया अपना को प्राइम है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन कर। अच्छा एक और एग्जांपल देखना इसका अपन। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा गया, यहाँ पे लिखा 15 और 8, ये दोनों भी को प्राइम है। कैसे भैया को प्राइम कैसे? आपने देखा भाई 15 किसके टेबल मारिया, 1 के, 3 के, 5 के और 15 के। 8 किसके टेबल मारिया, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं, खत्म। तो जरूरी नहीं है पास वाली में, जैसे 16, 17, 15, 14, भाई दूर वाले भी हो सकते हैं, एक इस शहर का एक उस शहर का। मतलब बस रिश्तेदार कॉमन नहीं निकलना चाहिए, चलेगी भी, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी चलेगी। बस क्या होना चाहिए भैया, रिश्तेदार कॉमन नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, प्लीज नोट डाउन। तो हमने क्या पढ़ा कि यार, अच्छा पहले तो समझो, फिर से बता रही हूँ क्या पढ़ना है अपन भाई। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के जितने चैप्टर, हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज, हर चैप्टर के पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, के बोले यार जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे अपन इसमें कवर करेंगे। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरम्स भी आएगी, जैसे कभी-कभी थ्योरम्स पूछी जाती है कि 2 मार्क्स के अंदर थ्योरम आ जाती है, या 1 वर्ड के अंदर कभी-कभी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो वो लॉजिकल क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स या फिर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे अपन कवर करने वाले, प्लस सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज। अब इस चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम है, एक है थ्योरम नंबर 10.1 और एक है थ्योरम नंबर 10.2। थ्योरम नंबर 1.1, थ्योरम नंबर 1.1 है, थ्योरम नंबर 1.2। अब थ्योरम नंबर 1.1 इसका एक नाम और है, इसे कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। क्या नाम है भैया इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी हमने पढ़े कंपोजिट नंबर, पढ़ेगी नहीं? क्या होते हैं भैया कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। तो उसने बोला कि हर कंपोजिट नंबर को आप तोड़ सकते हो। क्या बोला उसने? हर कंपोजिट नंबर को आप तोड़ सकते हो। किस में तोड़ सकते हो भैया? छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। हर कंपोजिट नंबर को तोड़ा जा सकता है प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में। सर क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने कोई कंपोजिट नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल के तौर पे 8, क्या मैं इसको प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ सकता हूं? क्या मैं इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ सकता हूं? सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है?
क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब? मल्टीप्लाई। क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब? मल्टीप्लाई। तो हर नंबर को तोड़ा जा सकता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। क्या मैं 8 को तोड़ के लिख सकता हूं? 2 into 2 into 2 लिख सकता हूं। इसी तरीके से मैंने लिखा 6। क्या 6 कंपोजिट नंबर है? हाँ सर कंपोजिट नंबर है। क्या आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 6 को तोड़ के लिखा जा सकता है 2 into 3। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भैया। हमने लिखा 15। क्या 15 कंपोजिट नंबर है? हाँ सर 15 कंपोजिट नंबर है। क्या इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं अपन इसको? 3 into 5। आपके पास 9 है। क्या 9 प्राइम नंबर है? बोला नहीं 9 प्राइम नहीं, 9 कंपोजिट है। क्या इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले हाँ सर लिख सकते हैं। हमने लिखा इसको 3 into 3। फिर आगे उसने बोला, तो पहले तो क्या बोला उसने कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोली? हर कंपोजिट नंबर को, हर कंपोजिट नंबर को, ये कंपोजिट नंबर है, हर कंपोजिट नंबर को आप तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उसे तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर आगे उसने बोला दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या है भैया? यूनिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 into 3। क्या बना भैया? 2 into 3 बना। अब 2 into 3 से क्या बन सकता? सिर्फ और सिर्फ 6 ही बन सकता। कुछ और बना सकते हो क्या? हो किसी में दिल गुर्दे कि 2 into 3 से कोई दूसरा नंबर बना के बताए तो बताओ। तो हमने कहा नहीं बनाए जा सकते भाई। 2 into 3 से सिर्फ क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। 8 के प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले से अपने वर्ड्स में लिखिए, फिर स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। नोट डाउन। चलिए तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब क्या बोल रहा है वो? अब इसका स्टेटमेंट कि भैया जो पूछा जा सकता है। तो उसने बोला दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। भैया हर कंपोजिट नंबर को क्या किया जा सकता है भैया? कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी भैया लिखा जा सकता है या बताया जा सकता है। तो बोले यार एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, बोले यार हर कंपोजिट नंबर को तोड़ा जा सकता है। बोले एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि बोले यार प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। एंड दिस prime factorization is unique and these prime factors are unique। वही दो स्टेप में जो अपने पढ़ा था। सबसे पहले तो क्या बताया उसने? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, हर कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है भैया? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बोले यार प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। फिर आगे क्या बोला उसने? एंड दीज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। और ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। भैया कभी भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर सेम नहीं आ सकते। आपने बोला 6 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 into 3। क्या 2 into 3 किसी और के प्राइम फैक्टर आ सकते हैं? बोले हाँ सर आ सकते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर 2 into 3। बोले 12 के प्राइम फैक्टर 2 into 2 into 3 आ तो गए 2 into 3। अरे तो भैया इसमें सिर्फ 2 into 3 है और इसमें 2 into 2 into 3 है। ये एक एक्स्ट्रा 2 भी तो आ गया इसके अंदर। बोले कभी भी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर सेम नहीं हो सकते। समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन। थ्योरम नंबर 10.2 सॉरी 1.2। अभी 1.1 पढ़ी अपने। 1.1 क्या कह रही थी भैया अपने से? थ्योरम नंबर 10.1 स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है बड़े। अब अपना बड़ा थ्योरम नंबर 10.1 क्या कह रही थी भैया अपने से? कि बोले यार हर कंपोजिट नंबर को अपन तोड़ सकते हैं। किसके फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और वो हर प्राइम फैक्टर जो होगा वो सबका अलग अलग होता है। थ्योरम नंबर 1.2 क्या बोलती? बोले यार कोई एक नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को काट रहा है। क्या कर रहा है वो? किसी के स्क्वायर को। कोई एक प्राइम नंबर है, अपने बोला p। अगर वो किसी के स्क्वायर को काट सकता है, वो बोलता बोले मैंने तेरे स्क्वायर को तो काट डाला, बोले फिर तुझे तो काट ही डालूंगा, तुझे तो छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, क्या बोला उसने? कि बोले अगर तेरे स्क्वायर को काट सकता हूं तो तुझे तो काट ही दूंगा। बोले अगर कोई नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को काट रहा है तो वो उससे क्या बोलता है? उसको चैलेंज मारता है। बोले साले तेरे बाप को मार डाला, देखो तो छोड़ूंगी नहीं। समझ में आ गया? क्या बोलता? बोले तेरे बाप को मार दिया, तेरे को तो छोड़ूंगी ही नहीं मैं। तो भैया ये होती है अपनी थ्योरम नंबर 2 कि बोले इफ p is a prime and p can divide, बोले p जो है वो डिवाइड कर सकता a स्क्वायर। चलो यही लिख लेते हैं, p can divide a स्क्वायर। देन इसका मतलब ये, बोले अगर p एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को काट सकता है तो इसका मतलब ये कि वो उस नंबर को भी क्या करेगा? काट डालेगा। देन p can also divide
ए। बोले कोई नंबर है वो अगर किसी के स्क्वायर को काट सकता है, इसका मतलब क्या है कि वो उस नंबर को भी क्या करेगा, काट डालेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने बोला 100 का या 10 का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर का 2 से कट सकता है क्या? 2 प्राइम नंबर है, देख अपने ने प्राइम नंबर माना 2 और 2 ने बोला 10 के स्क्वायर से, ये बोले यार अगर मैं तेरे स्क्वायर को काट सकता हूं तो फिर तुझे तो काट ही डालूंगा। बोले तेरा बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं, जब तेरे स्क्वायर को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा क्या? अरे सोचो ना भैया 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 को 2 से डिवाइड करा, 2 1 2 2 5 10 2 0 0, तो अगर 2 ने 100 के 10 के स्क्वायर को काट दिया तो क्या 2 10 को नहीं काट सकता? अरे बोले सर आराम से काट डालेगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, 2 1 2 2 5 10। तो बस वो यही कहना चाह रही है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है वो किसी के स्क्वायर को काट सकता है तो वो उस नंबर को तो आसानी से काट ही डालेगा, सिंपल। ठीक है, नोट करें। चैप्टर नंबर 2 द पॉलिनोमियल्स। अब भाई पॉलिनोमियल्स क्या बोला आपकी, तो इससे पहले कि आप समझे पॉलिनोमियल, सबसे पहले समझना पड़ेगा बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। असल में पॉलिनोमियल टाइप होता है किसका भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लॉजिकल इसका मतलब समझे, देखो आसान से लफ्जों में समझाया तो बस इतनी चीज, हर वो चीज जो बनी किससे भैया, कांस्टेंट और वेरिएबल से। मतलब हर वो चीज जो बनी किससे भैया, कांस्टेंट्स और वेरिएबल से, वो क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले यार कांस्टेंट क्या होते हैं 1 2 3 4 5 1/2 4/5, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, जो चीज नहीं पता उसे अपन वेरिएबल बोलते हैं, जो पता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। भाई मेरे हाथ कितनी फिंगर्स हैं, बोले 5, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैंने कहा इस बॉटल में कितनी इंक है, हमें नहीं पता था, हमने बोला x ml इंक है, कितनी इंक है इसके अंदर, x ml इंक है। इसी तरीके से हमने बोला ये बुक है, मान लो ये बुक बंद है, अभी मैं तुमसे पूछूं कितने पेजेस हैं, तो भाई नहीं पता कितने पेजेस हैं, तुमने क्या कहा y पेजेस हैं, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब हर वो चीज जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर बनती है उसे क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है उसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे अगर हकीकत में देखा जाए तो ये इसका मतलब नहीं होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लॉजिकल कुछ और मीनिंग है। अगर कोई आप में से बता सके, कोई भी बोलो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना कांस्टेंट्स और वेरिएबल की मदद से। एब्सोल्युटली, भले किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना किसकी मदद से, कांस्टेंट्स और वेरिएबल की मदद से। हमने कहा मेरे पास एक बॉक्स था, क्या था मेरे पास, एक बॉक्स था, मैंने एक बॉक्स खरीदा, उस बॉक्स में मुझे नहीं पता कितने चौक है, तो मैंने कहा x चौक है, कितने चौक है भैया, मेरे पास x चौक है। मैंने ऐसे 3 पैकेट खरीद ली, तो मेरे पास कितने चौक्स हो गए, 3x। 2 क्या हुआ, ये बच्ची चुरा के भाग गई, तो बोले कितने हो गए, -2 हो गए इसके अंदर से। तो ये पूरी चीज, अब मेरे पास कितने चौक बचेंगे, इस पूरी चीज को मैंने लिखा किसकी मदद से, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की मदद से। दैट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना या बताना कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की मदद से, ये क्या होता है भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जितने भी आप देखते हो आज से पहले, जितने भी आपने देखे होंगे x y वाली अजीब अजीब सी चीजें दिखी होंगी, 2x + 3y - 4x, x² + 4xy, ऐसे कुछ अलग अलग अपने क्वेश्चंस पढ़ोगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप क्या होता है भैया, पॉलिनोमियल होता है। अब कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए भैया, जिसके वेरिएबल की पावर होना चाहिए होल नंबर। क्या बोला उसने, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब सर ये पावर क्या बता होती है, तो पावर होती है भैया, तुमने देखा होगा किसी भी वेरिएबल के सर पे एक नंबर लिखा रहता है, माथे पे बिंदिया लगी रहती ना भाई, जैसे x², तो ये इसके सर पे जो लिखा हुआ ये क्या, इसकी भैया पावर है। अब मैं लिखा यहाँ पर 6x² + 4y³ तो ये जो पावर 3 रखी हुई ये क्या भैया, इसकी पावर है। तो ये जो वेरिएबल की पावर है ये क्या होना चाहिए, जो पावर्स हैं ये सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं कहां से, 0 से। कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। यानी उसने बोला क्या, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके बना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। 0 हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती। सर 1/2 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या रूट में हो सकती, नहीं हो सकती। क्या माइनस में हो सकती, नहीं हो सकती। किसी की भी पावर भैया सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, नखरेले होते हैं पॉलिनोमियल, बोले नहीं पावर चाहिए, काहे चाहिए, बोले होल नंबर नहीं चाहिए, या तो 0 चाहिए, या तो 1 चाहिए, या तो 2 चाहिए। बोले या तो 1 लूंगा या तो 2 लूंगा, आधा नहीं लूंगा, 1.5 नहीं लूंगा। समझ में आ गया। एग्जांपल के तौर पर हमने बोला कि 2x + y, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बोले हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। कैसे पता, सर कांस्टेंट भी है इसके अंदर और वेरिएबल्स भी। क्या ये पॉलिनोमियल भी है, हाँ ये पॉलिनोमियल भी है। तुम्हें कैसे पता, इसकी पावर क्या भैया, कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, क्या 1 होल नंबर है, हाँ सर 1 होल नंबर है। तो हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी और ये पॉलिनोमियल भी है। मैंने लिखा -2/3x + 4
z की पावर 3। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है भैया, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? इसमें कांस्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। x और z आपके वेरिएबल्स हैं, 2/3 और 4 ये क्या आपके कांस्टेंट्स हैं। इनकी पावर्स क्या है भाई? सर यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ कुछ नहीं तो क्या भैया 1 है। याद रखना है एक ऐसा बेशरम नंबर जो हर जगह पहुंच जाता है, बोले वो कौन है? 1। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर? 1 है। तो भैया यहाँ वेरिएबल की पावर क्या थी? 1 थी और 3 थी। क्या 1 और 3 होल नंबर है? बिल्कुल सर, हाँ होल नंबर। तो हाँ ये क्या हो गया भैया अपना? ये पॉलिनोमियल भी। पर अगर मैंने लिखा मान लो गलती से 2√x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बोले हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या पॉलिनोमियल है? नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं। क्यों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर क्या भैया? रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का असल में मतलब होता है इसकी पावर कितनी भैया? हाफ है, आधी है। रूट का मतलब क्या होता है? इसकी पावर क्या है? हाफ है। तो ये हाफ जो है ये तो रेशनल होता है। क्या ये होल नंबर है? क्या यहाँ पे कहीं पे तुमको हाफ दिख रहा है? नहीं, 0 के बाद सीधे क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। 1 के बाद क्या आ गया? 2 आ गया। कहीं पे हाफ नहीं, ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ भैया आपका? दैट्स नॉट एन पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 5y - 2x की पावर या +2x की पावर -1। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बोले हाँ है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई? माइनस में आ गई। मैंने लिखा यहाँ पर x² + 1/x²। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बोले हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? जी क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि जब कोई चीज अपन से ऊपर जाती है x² जैसी कैसी, ये x² जब ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, माइनस में जाएगी। तो हमने बोला ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। प्लीज नोट डाउन। तो फिर से बता रहे हैं कि बोले यार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक जो भी चीज कांस्टेंट वेरिएबल से मिलके बनी। पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। हमने देखे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं और ये भी पॉलिनोमियल नहीं। अब ऑप्शन देगा आपको नीचे 3-4 पूछ लिए उसने, वैसे रहे कभी-कभी पूछता है या मैंने तो नहीं देखा कभी पूछा उसने, बट फिर भी पता होना चाहिए। यू आर स्टडीइंग पॉलिनोमियल, यू शुड नो द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी अपन डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बोले यार पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने तरीके होते हैं? तो देखो बेसिक तो 3 होते हैं। एक होता है अपना लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है अपना क्वाड्रेटिक और एक होता है आपका क्यूबिक। अब इन तीनों के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अब भैया लीनियर क्या होता है? लीनियर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1। अब सर डिग्री क्या बोला होती है? तो डिग्री कहा जाता है हाईएस्ट पावर। डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट पावर। जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे क्या कहा जाता है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। आपके पास लिखा हुआ है 2x² - 45x + 6x की पावर 3। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री क्या दिख रही है आपको? 3 डिग्री। यहाँ पर देख इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर क्या भैया 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो हमने कहा कि डिग्री कहा जाता है किसको भैया? हाईएस्ट पावर को। सबसे बड़ी जो पावर होती है उसे क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जहां पर a और b जो है ये आपके नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? a और b क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे ऐसे 2x + 1 हो गया या 3x - 4 हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या भैया? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक क्या होता है भैया? इसकी डिग्री 2 होती है। क्या होती है इसकी डिग्री? 2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसी तरीके से क्यूबिक क्या होता है भैया? इसकी डिग्री 3 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a, b, c और d ये क्या आपके कांस्टेंट्स हैं और जो x³ x² और x ये आपके क्या है भैया? वेरिएबल्स हैं। तो भैया लीनियर इसका क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b। क्वाड्रेटिक इसका क्या होता है? ax² + bx + c। और जो क्यूबिक है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। इसकी डिग्री लीनियर की डिग्री क्या होती है? तो लीनियर की डिग्री होती है भैया 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है? 2। और क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? 3। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है जीरोस। क्या कहा जाता है? जीरोस। अब जीरोस क्या होते हैं? अगर आसान से लफ्जों में समझाया जाए
तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो आंसर होता है उसे उसके जीरोस कहा जाता है। x प्लस b का जो आंसर होगा वो इसके जीरोस होते हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो आंसर्स होंगे वो इसके जीरोस होते हैं। x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इसका जो आंसर होगा वो इसके जीरोस होते हैं। इसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं? इसके इक्वल में जीरो पटक के x प्लस b बराबर में जीरो, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, प्लस का b उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। एक से सी देखो वेरिएबल एक तरफ करना है, प्लस का b उधर जाके किसका हो गया? माइनस। फिर a मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। x b by a। तो इससे समझ में आया, देखो x की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है। x की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है। तो इसे कहा जाता है इसका जीरो। तो भैया लीनियर जो होता है उसके कितने जीरो होते हैं? उसका सिर्फ एक जीरो होता है। कितने जीरो होते हैं इसके? मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं इसके? एक। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने की क्या मेथड होती है? क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने की जो मेथड होती है उसे कहा जाता है फैक्टराइजेशन, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं इसको। देखा होगा ना आपने बीच में से तोड़ते हुए। इसके मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं इसके? मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं इसके? दो जीरोस होते हैं। क्यूबिक इसकी डिग्री कितनी भैया? 3a की। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं? तीन जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं इसके भैया? तीन जीरोस होते हैं। अब इसको निकालने की जो मेथड है वो अभी नहीं है, आप पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर। खैर बहरहाल, तो बोले यार लीनियर के कितने जीरोस? मैक्सिमम एक। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस? दो। क्यूबिक के कितने जीरोस? तीन। अब इसका ग्राफ इसका ग्राफ क्या होता है? देख भाई, इसके कितने जीरोस? एक जीरो। इसके कितने जीरो? दो जीरो। इसके कितने जीरो? तीन जीरो। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? हर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो। लीनियर का ग्राफ देख, लीनियर इसका वजह क्या है? इसको लीनियर बोलेंगे। लीनियर वर्ड बना लाइन से। किससे बना? लाइन से। तो लीनियर का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से, कैसा भी हो सकता है। अब जीरोस क्या होते हैं? जहां पर x की वैल्यू जीरो होगी। x पे कितनी बार टकराया है ये? एक बार टकराया। कितनी बार टकराया है ये? एक बार। तो कितने जीरोस हुए इसके? एक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। इस तरीके से कुछ होता है। तो ये x एक्सिस पे कितनी बार टकराया? दो बार। एक यहाँ पे टकराया और एक यहाँ पे टकराया। तो इसके कितने जीरो हुए भैया? दो जीरो हुए। क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, वेव के फॉर्म में। ये कितनी बार टकराया? एक बार, दो बार और ये तीन बार। बोले सर यहाँ पे भी टकराया। अरे उससे कोई लेना देना नहीं, हमें पता कर क्या करना है? x से कितनी बार टकराया। तो कितनी बार टकराया? 1 2 एंड 3। ये तीन बार टकराया x से। कितनी बार टकराया ये x से? 1 2 3। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? तीन। तीन से कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? तीन। तो हमने पढ़ा लीनियर, ये लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म। डिग्री क्या होती है इसकी? 1। मैक्सिमम कितने जीरो होते हैं? एक। जीरोस निकाले कैसे आते हैं? नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। ये किसी साल में पूछा भी गया था कि बोले यार इसके जीरो निकाल के बताओ। हाँ, किसी ने किसी टाइम में पूछा भी गया था। क्वाड्रेटिक के जीरोस, फैक्टराइजेशन आप पढ़ोगे जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपन करवाएंगे। क्यूबिक के कितने जीरोस हैं भैया? मैक्सिमम 3 जीरो है। इसकी डिग्री कितनी? 3। देख जितनी डिग्री उतने जीरो। डिग्री 1 है तो मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? 1। डिग्री 2 है, मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? 2। 2 से कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने हैं? 2। क्यूबिक की डिग्री क्या भैया? 3। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो? 3। ग्राफ कैसा भैया? 3 बार टकराता है। समझ में आ गया? लिख लीजिए प्लीज। फॉर्मूला हमने पढ़े कि बोले यार एक लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है भैया? 1 होती है। उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है भैया? 2। उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 2। और उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा आपको जो जनरली क्वेश्चंस आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं? जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस px प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दो चीजें होती है, एक होते हैं इसके कोएफिशिएंट। अब भाई कोएफिशिएंट क्या है? जो कॉफी पी के है वो नहीं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर a, b और c जो है ये क्या आपके इसके कोएफिशिएंट है। और जो इसके जीरोस, जब आप सॉल्व करते हो ना, फैक्टर निकालते हो, x की 2 वैल्यू निकलती है एंड में सॉल्व करने के बाद, तो वो इसके जीरोस होते हैं। तो भैया इसके 2 जीरोस होते हैं। एक जीरो को बोला जाता है अल्फा, दूसरे जीरो को बोला जाता है बीटा। अब इन कोएफिशिएंट और इन जीरोस के बीच में क्या होता है भैया? एक रिलेशन होता है। क्या होता है भैया वो रिलेशन? तो बोले रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड
कोएफिशिएंट। बोले जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूलास के फॉर्म में पूछा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, तब भी ये काम आएंगे। तो देख दो जीरोस होते हैं, सॉरी दो रिलेशन होता है। पहला वाला सम ऑफ जीरोस, यार जीरोस का सम, ये पहला रिलेशन होता है। क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फर्स्ट रिलेशन होता है। सेकंड वाला, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है भैया, प्रोडक्ट, देख सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, दो चीजों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बोले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो बोलेगा यार व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नीचे चार ऑप्शन देगा, b अपॉन a, c अपॉन a, माइनस b अपॉन a। तो अब टिक लगा क्या हो गया, माइनस b अपॉन a। या राइट, अच्छा वन वर्ड में पूछ सकता है राइट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो आपको लिख के आना पड़ेगा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इतना तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से बताओ। x प्लस 2, तो बोले क्या 2 कोएफिशिएंट हो सकता है। बोले हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं वहां पर क्या 1, और क्या 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। अरे किसी पावर 0 थी वो क्या आता है, उसका आंसर 1 आता है। तो हमने लिखा है यार x प्लस 2x की पावर 0। तो अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या भैया 1, एक तो कोएफिशिएंट 1 हुआ, दूसरा कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर अपने पास 2 है। समझ में आ गया, तो मैथ्स करता भैया चल करता है, चला ठीक है, दो का। चलिए अब आगे चलें, नेक्स्ट। अब हमने देखा कि यार आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आपने उसके क्या देखे भैया, सम ऑफ जीरोस देखे, उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन देखा। अब आप देखेंगे भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब व्हाट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, a, ये याद होना चाहिए आपको, पूछ लेता है कभी कभी। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कभी कभी पूछ लेता है, याद होना चाहिए। क्या होता है भैया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसके कोएफिशिएंट क्या, इसके कोएफिशिएंट है a, b, c एंड d, ये चारों इसके कोएफिशिएंट है। इसके जीरोस क्या, उसके जीरोस क्या थे, अल्फा बीटा। इसके जीरो होते हैं भैया, देख इसकी डिग्री कितनी है 3, तो मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं इसके, 3 जीरो आ सकते हैं। तो इसके भैया जीरोस हुए अल्फा बीटा और होता है भैया गामा। क्या होता है इसके जीरो, अल्फा बीटा एंड गामा। कितने होते हैं इसके भैया, अल्फा बीटा एंड गामा। अजीब से लग रहा है भैया, ग्रीक के अल्फाबेट ऐसे होते हैं, अल्फा बीटा थीटा ईटा रो, ऐसे सारे के सारे होते हैं वो। ठीक है, तो अल्फा बीटा एंड गामा। अब इसके देख 3 जीरोस हैं, 3 कोएफिशिएंट है, सॉरी 3 जीरोस है इसके, इसकी डिग्री भी 3 है, तो इसके रिलेशन भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला वाला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, वही अपना विचार है माइनस बी अपॉन, सिंपल चीज। ठीक है, फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या भैया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वही अपना c अपॉन ए। यहां तक तो कुछ भी चेंज नहीं आता। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तीसरा वाला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोला उसने, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस के प्रोडक्ट का सम। क्या बोला उसने, जीरोस के प्रोडक्ट का सम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट का सम। अब जीरोस के प्रोडक्ट यानी क्या होगा भैया, एक बार अल्फा इंटू बीटा, फिर एक बार बीटा इंटू गामा, एक बार गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, और फिर इनका क्या सम। तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन, सही करा मैंने, गलत नहीं लिख लिया, हाँ सही है भैया, ठीक लो, प्लीज नोट इट डाउन। कैसे आ सकते हैं, तो कितने टाइप से इसमें से क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। तो एक तो वही सिंपल सा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, कुछ दे देगा भैया 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसी कुछ इक्वेशन दे देगा। बोलेगा या तो इसके फैक्टर निकालो, या तो ये दे सकता है, या फिर बोलेगा इसके सम ऑफ जीरो निकालो। तो जब सम ऑफ जीरो निकालना तो यानी फैक्टर नहीं करना आएगा।
ओके अब पॉसिबल क्वेश्चंस, इसके अंदर से क्या क्या पॉसिबल या कितना तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बोले एक तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और बोलेगा उसको फैक्टराइज करो, एक तो ये हो सकता है, या फिर फैक्टराइज के बाद वो पूछ सकता है कि भैया इनका रिलेशन भी वेरीफाई करो, यानी सम ऑफ जीरोस भी निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालो, या फिर पूछ सकता है कि सीधे सीधे आपको क्या बोलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और कुछ भी नहीं, ना फैक्टराइज का बोलेगा ना वेरीफाई का, सीधे क्या बोलेगा, मतलब सीधे ढूंढ के बताओ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको एबीसी निकालना है और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाना है, या फिर क्या पूछ सकता है भैया वो आपको सम ऑफ जीरो दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा और इससे क्या बनाना देगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना देगा। समझ में आ गया? इतने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए देखिए अब चैप्टर नंबर 3 the pair of linear equation in two variables, pair of linear equation in two variables। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 नाम क्या भैया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले लीनियर पॉलिनोमियल, पढ़ा था कि नहीं? क्या था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax plus b, ये लीनियर पॉलिनोमियल था अपना। अब वो बोल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, उसने किसकी बात करी, उसने बात करी लीनियर इक्वेशन। किसकी बात करी उसने, लीनियर इक्वेशन। अब जो इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन असल में ये वर्ड आया वर्ड इक्वल से। क्या होता है भैया, इक्वल से। हर वो चीज आपने कुछ भी नहीं करा, इस पॉलिनोमियल के बाद सामने लगा दिया आपने इक्वल, और इक्वल लगा के कुछ लिख दिया, जनरली आपको जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जनरली जीरो मिलेगा। दैट्स अ लीनियर इक्वेशन। आपके पास पॉलिनोमियल था, आपने पॉलिनोमियल में इक्वल में क्या कर दिया, कुछ ना कुछ लिख दिया, तो बस एक पॉलिनोमियल के इक्वल में आप कुछ रख दो, वो क्या बन जाती है कि इक्वेशन बन जाती है। तो अब इसने बात करी लीनियर इक्वेशन, इसकी बात करी उसने लीनियर इक्वेशन। बट कौन सी लीनियर इक्वेशन की, उसने बात करी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल की बात करी उसने, दो। बोले सर यहाँ तो तीन है, 1 2 3, क्या है तीन वेरिएबल्स है? नहीं बे, वेरिएबल सिर्फ एक ही है यहाँ पर, x, a और b, ये तो क्या अपने कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं। ये कुछ ऐसा होगा -2x + 1 या फिर 3/2x - 4 = 0, ऐसा कुछ होगा ये। तो ये असल में नंबर्स हैं, ये कोई इक्वेशन है पर ये सिंगल वेरिएबल की। वो बात कर रहा है किसकी भैया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की इक्वेशंस की बात कर रही है वो। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन यानी उसके अंदर एक x होगा और एक y होगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है भैया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। क्या होता है भैया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ax + by + c = 0। अब उसने बात किसकी करी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सर पेयर क्या होता है, अरे भाई पेयर मतलब पेयर ऑफ आईज, आंखों का पेयर, पेयर ऑफ हैंड्स, हाथों का पेयर, पेयर ऑफ शूज, शूज का पेयर। तो पेयर का मतलब क्या होता है, दो का सेट, अरे कोई सा भी दो का सेट, तो बस उसे क्या कहा जाता है, पेयर। तो उसने कहा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है। हां सर लीनियर है, इसकी पावर 1 इक्वेशन है, बोला हाँ सर इसमें इक्वल भी है, बट क्या इसमें दो वेरिएबल है, हाँ सर इसमें दो वेरिएबल ही, एक x है और दूसरा y। अब वो बात करिए आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोले कितनी लीनियर इक्वेशन देंगे इसके अंदर, दो। तो हमने दो इक्वेशन बनी, एक होगी भैया ax by c, तो दूसरी भी ax + by + c = 0। तो सर पता कैसे चलेगा ये अलग है ये अलग है, अरे इसके नंबर अलग होंगे, इसके नंबर अलग होंगे, तो इसके नंबर को हमने नाम दे दिया a1 b1 c1 और इसके नंबर को नाम दे दिया a2 b2 c2। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि भैया दो वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशंस है भैया, दो इक्वेशन है। प्लीज नोट इट, लिखिए that the standard form of the linear equation in two variable, यानी इसके अंदर क्या होंगे, आपको दो इक्वेशन दे रखे होंगे कुछ भी ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 2x + 3y - 4 = 0 और 3x - 5y + 2 = 0। आपको ऐसी दो इक्वेशन देंगे और आपसे बोलेंगे x और y की वैल्यू निकालो। इसको निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ग्राफिकल मेथड मत करके आना, बहुत टाइम खाएगी, पहले तो आती नहीं और आगे तो बहुत टाइम खाएगी। उसके और में या तो एलिमिनेशन का क्वेश्चन होगा या तो सब्स्टिट्यूशन का होगा, तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन अच्छे से करके आना। वैसे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा नहीं रहता कैसे करना है, तो आमतौर पे आपको जो अच्छा लगे उससे आप करके आ सकते हो। हाँ अगर उसने लिख के दिया कि मुझे सब्स्टिट्यूशन ही चाहिए या एलिमिनेशन ही चाहिए या ग्राफिकल ही चाहिए, तो फिर वही करके देना। तो ग्राफिकल अगर क्वेश्चन आए तो गलती से भी हाथ मत लगाना, 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन जाएगा और इतने मार्क्स देके नहीं जाएगा। समझ में आ गया, टाइम बहुत खा जाएगा। तो बेहतर है कि किससे सॉल्व करके आना है इसको, या तो एलिमिनेशन से या तो सब्स्टिट्यूशन से। बात समझ में आई। अब हमने बात करा ऐसी दो इक्वेशन देंगे और क्या बोलेंगे आपसे x और y की वैल्यू निकाल के दो। अब जब आप इसको ग्राफ पे चढ़ाओगे, हमने पढ़ा था भाई लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब दो इक्वेशन है, जब इनको ग्राफ पे चढ़ाओगे, जैसे हमने हमारे पास क्या थी भैया, एक ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। यहाँ से नंबर चालू होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी नंबर चालू होते हैं 1 फिर 2 फिर
3 4 5 ऐसे भी नंबर्स होते हैं। आप इसके ऊपर चढ़ाओगे, पहली इक्वेशन चढ़ाओगे उसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरी इक्वेशन चढ़ाओगे उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ये दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पे टकराएंगी वो पॉइंट हमारा आंसर है। उस पॉइंट पे नीचे आपको एक x की वैल्यू मिलेगी और इधर आपको एक y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि दो आंसर मिलेंगे, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। ये आपके आंसर्स होंगे, ये आपके क्या होंगे, इसके आंसर्स होंगे। तो ये जहां पे दोनों लाइनें टकराएंगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक आपको x की वैल्यू मिलेगी, एक आपको y की वैल्यू मिलेगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ग्राफ पे चढ़ाते हो हमेशा लाइनें नहीं टकराती, कभी लाइनें टकरा जाती, कभी लाइनें नहीं टकराती। पहले इसको लिखिए फिर बताता हूं क्या होता है। 3 केसेस होते हैं। अब आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी होंगी और उन 2 इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे आप चढ़ाओगे, ग्राफ पे चढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पे टकराएंगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। बट होता ये है कि जब हम आप इक्वेशंस को ग्राफ पे चढ़ाते हैं हमेशा वो लाइनें टकराती नहीं। 3 केसेस होते हैं। कभी क्या होगा, वो दोनों लाइनें एक दूसरे से टकरा जाएंगी। जब टकराएंगी तो जिस पॉइंट पे टकराएंगी वो पॉइंट आपका क्या, आंसर। ये पहली इक्वेशन की लाइन, पहली इक्वेशन क्या आपकी भैया, मान ले a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ये दूसरी इक्वेशन की लाइन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे टकराएंगी तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बट जरूरी नहीं होता है कि हर बार आपकी लाइन टकराए। कभी कभी क्या होता है, लाइनें पैरेलल चले जाती हैं। इस केस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहा जाता है इन्हें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी जब कितने आंसर आते हैं भैया, सिर्फ एक सिंगल आंसर आता है। बट कभी कभी क्या होता है, लाइंस कैसी चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। जब पैरेलल गई यानी टकराई नहीं, और टकराई नहीं तो किसी पॉइंट पे जब नहीं टकराई तो भैया कोई आंसर ही नहीं आएगा। एक तीसरा केस होता है, थर्ड केस। लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देती है। ये पहली लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई इसे कहा जाता है इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहा जाता है इन्हें, कोइंसिडेंट। तो हर पॉइंट पे टकरा रही तो हर पॉइंट आपका क्या होगा भैया, आंसर होगा। हर पॉइंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी होंगी और आपको चेक करना होगा कि भैया उसका एक आंसर आएगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा, या उसके इनफाइनाइट आंसर होगी। तो इसे चेक करने का एक तरीका तो ये ग्राफ है। दूसरा तरीका एक और होता है, एक आसान तरीका होता है। अच्छा इसके नाम लिख लो, इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। इसमें कोई आंसर नहीं आता है। इसे कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें एक आंसर आता है। इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस, इसमें कोई आंसर नहीं आता है। इससे कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, इसमें इनफाइनाइट आंसर आते हैं। हर पॉइंट पे टकरा रही है यानी हर पॉइंट आपका क्या, आंसर। ये पहली इक्वेशन आपकी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ये a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहां पर भी ये पहली लाइन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और उसी के ऊपर दूसरी चढ़ गई a2x plus b2y plus c2 बराबर में 0। तो इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कहा जाता है पैरेलल लाइन, उसे कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन। इन्हें चेक करने का एक तरीका और होता है, आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड से चेक नहीं कर सकते हो। आप क्या करो, इनके रेशियोज कंपेयर करो, a1 a2 और b1 b2 और इनको डिवाइड करो। a1 a2 का रेशियो निकालो। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आए तो भी हम बोल सकते हैं कि भैया लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी इसका कोई इसका एक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, एक आंसर। इसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन, इसमें कोई आंसर नहीं आता तो इसे कहा जाता है नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन, हर पॉइंट पे टकरा गया तो कितना आंसर आया इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, इसे कहा जाता है नो सॉल्यूशन, इसे कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसे चेक करने का तरीका क्या, रेशियोज को डिवाइड करो। a1 को a2 से डिवाइड करा, b1 को b2 से डिवाइड करा, आपके पास 2 आंसर आएंगे। अगर वो दोनों आंसर बराबर नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे, लाइन कैसी भैया, इंटरसेक्टिंग है। अगर बराबर आ गए तो फिर क्या हुआ, तो फिर अपन सेकंड चेक करेंगे। इसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, a1/a2 is equal to b1/b2। ये दो बराबर आ गए अपने, मान लो तो ये वाली कंडीशन तो नहीं लग रही, तो फिर चेक करेंगे दूसरी। तो अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या तीसरा भी बराबर है। अगर तीसरा बराबर नहीं आता, C1 में C2, अगर तीसरा बराबर नहीं आता है तो हम इसे बोलते हैं भैया लाइन कैसी नहीं, पैरेलल, यानी इनका कोई आंसर नहीं है। अगर तीसरा भी बराबर आ जाए तब क्या होगा, इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन इसके, इनफाइनाइट। तीसरी कंडीशन a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1 में c2। तो अगर a1/a2 not equal to b1/b2 है तो यानी कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। या अगर लाइन पूछे तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है यानी कंडीशन फेल होगी। मान लो ये दो बराबर आ रहे और तीसरा बराबर नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे, लाइन पैरेलल है। या अगर उसने सॉल्यूशन पूछा तो कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, नो सॉल्यूशन। अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं, अगर उसने लाइंस पूछी तो कौन सी लाइन पूछोगे,
कोइंसिडेंट लाइन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। और अगर ग्राफ दे रखे, बोले बताओ इस कंडीशन का ग्राफ कौन सा, बोले ये वाला। समझ में आ गया? इस कंडीशन का ग्राफ कौन सा? ये वाला। इस कंडीशन का ग्राफ कौन सा? ये वाला। या ये वाला ग्राफ दे रखा, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा हो, बोले कंडीशन लिखो, तो बोले कौन सी कंडीशन है? ये वाली। समझ में आ गया? अच्छा, इसको एक और बोलते हैं, इसका एक नाम और है, जिसका कोई सॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी जिसका सॉल्यूशन है। इसे जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है उसको? इनकंसिस्टेंट। और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, यानी हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, यहां पे भी सॉल्यूशन, यहां पे भी सॉल्यूशन। अरे तुम पे डिपेंड कर रहा है तुम कहां से देख रहे हो। यहां पे देख रहे हो तो ये सॉल्यूशन, यहां देख रहे हो तो ये सॉल्यूशन, यहां देख रहे हो तो ये सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे देखोगे वो पॉइंट क्या? सॉल्यूशन। तो इसे कहा जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो अगर याली कंडीशन फिट बैठे तब भी कंसिस्टेंट, याली कंडीशन फिट बैठे तब भी कंसिस्टेंट, और अगर याली फिट बैठे तो तुम क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको तो इक्वेशन दे रखी होगी, वो बोलेगा चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपको रेशियो कंपेयर करना है, और अगर तुम्हें दिख रहा है कि यार याली कंडीशन फिट बैठ जाएगी, सीधे ये लगा दो। अगर आपको दिख रहा है कि याली कंडीशन फिट बैठेगी तो सीधे ये लगा दो। अगर आपको दिख रहा है याली कंडीशन फिट बैठ रही तो आप सीधे ये लगा दो, या फिर एक-एक करके भी चेक कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भैया अभी कि यार आपको एक इक्वेशन दे देंगे, वो बोलेंगे चेक करो कि लाइन कैसी है। तो अगर लाइंस पूछे तो क्या बोलोगे? अगर याली कंडीशन है तो इनकंसिस्टेंट, याली कंडीशन है तो पैरेलल, याली कंडीशन है तो कोइंसिडेंट। अगर पूछा जा रहा है बोले सॉल्यूशन कौन सा है, तो याली कंडीशन तो यूनिक सॉल्यूशन, याली कंडीशन तो नो सॉल्यूशन, याली कंडीशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर पूछा जा रहा है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, याली कंडीशन तो इनकंसिस्टेंट, याली कंडीशन फिट बैठी तो इनकंसिस्टेंट, और याली कंडीशन फिट बैठी तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? नोट डाउन प्लीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्पेशलिटी क्या? इसकी डिग्री कितनी होती? बताओ। इसकी डिग्री होती है 2। क्या होती है इसकी डिग्री? 2। अब हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी बात कर लिया इक्वेशन। तो हमने बोला पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फर्क है? बस इसमें क्या आ जाता? इक्वल आ जाता। क्या आ जाता है इसके अंदर? बस इक्वल आ जाता। इक्वल का आगे कुछ नहीं, तो हमने क्या लगा दिया भैया? 0। तो अगर ax² + bx + c = 0, तो इक्वल में 0 लगा दिया तो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वल से 0 हटा दिया तो क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अरे इक्वल में 0 लगाया तो क्या बन गया? वो सुपरमैन देखा कि नहीं? वो चश्मा हटाता तो सुपरमैन बन जाता, चश्मा लगाता तो नहीं, सॉरी, हटाता तो बोले बैंक क्लार्क बन जाता है, और लगाता तो वापस क्या बन जाता भैया? सुपरमैन बन जाता। इसी तरीके से हमने बोला कि यार अगर इक्वल के 0 क्लार्क कैंट बनता, सॉरी बैंक तो बैटमैन है, ठीक है ना। तो बोले चश्मा हटाता तो क्या बनता है? वो क्लार्क कैंट बन जाता है। वो चश्मा पहनता तो वापस क्या बन जाता है? सुपरमैन। तो उल्टा बोल दिया मैंने। खैर मैं समझ तो गया ना अल्टीमेटली बात। तो हमने बोला ax² + bx + c = 0। अगर इक्वल में 0 आ गया तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वल वो सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और अगर आपने इक्वल में 0 लगा दिया तो क्या बनेगा? इक्वेशन बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी डिग्री है की। अब इसके जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है उसे अपन क्या बोलते थे? हम बोलते थे इसको जीरोस। क्या बोलते थे? 0। उधर हम इसको 0 बोलते थे, यहाँ इसका नाम चेंज हो गया, हमने इसको बोल दिया रूट्स। क्या बोलते हैं हमने इसको? रूट्स। वहां पे क्या बोलते थे? इसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे क्या होता है भैया? 0 रूट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अरे इंडिया में ना चलन चल रहा है ना नाम चेंज करने का। तो भैया पहले उधर क्या बोलते थे? इसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे इसको क्या बोलते थे अपन? रूट्स बोलते हैं। तो इसके जो आंसर्स होते हैं, x की जो वैल्यूज होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीरोस या फिर रूट्स। कितनी आ सकते हैं इसके? मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं? कितने रूट्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं इसके अंदर? मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं। अब आपके पास है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी भैया? 2। मैक्सिमम कितने जीरोस आ सकते हैं इसके? 2 आ सकते हैं। या मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं? 2। अब इसको सॉल्व करने की हमारे पास 2 मेथड्स हैं। इसको सॉल्व करने की हमारे पास कितनी मेथड्स हैं? 2 मेथड है। एक कौन सी? फैक्टराइजेशन, और दूसरी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। एक तो है फैक्टराइजेशन, वही बीच में से पकड़ के तोड़ दिया, ऐसा पकड़ा और चीर दिया तुमने इसको। तो यार एक तो आपकी क्या भैया? फैक्टराइजेशन। दूसरी मेथड क्या आपकी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक फॉर्मूला रहता है आपके पास, x = -b ± √b² - 4ac, और पूरे के अपॉन में क्या भैया? 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। इसको याद रखना, इंडिया वाले ऐसा बोलते हैं कि भैया हमने इसको ढूंढा था। तो जिस इंसान ने उसे ढूंढा था उसका नाम है श्रीधराचार्य।
दराचार्य कोई इंडियन मैथमेटिशियन था बहुत पुराना, श्री दराचार्य नाम था, ऐसा बोलते हैं कि उसने ढूंढा था। अब पूरी दुनिया बोलती है हमने ढूंढा था, क्योंकि अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन अपनी बात मानेंगे, बोले हाँ हमने ढूंढा था इसकी इसी के पीछे, ठीक है। तो बोले किसने ढूंढा था इसको? श्री दराचार्य ने ये मेथड ढूंढी थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। लिखो भी। अब हमने बात करी बोले यार जीरोस की, हमने बोला जीरोस कैसे निकालते हैं, तो आपके पास दो तरीके थे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, दूसरा आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो आपके पास मेथड होते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ो, वो पढ़नी थी तो साल बनाना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी भैया? हम बात कर रहे थे भैया जीरोस हो या फिर रूट्स की। अब एक चीज और होती है, द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी ये जो रूट्स है इनका नेचर निकाला जाएगा। नेचर निकाला जाएगा क्या मतलब? यानी गुस्से वाले हैं, बोले हंसमुख हैं, रोने वाले हैं, कैसे हैं, ये निकाला जाएगा? नहीं, नेचर का मतलब ये नहीं होता। नेचर का मतलब यहाँ पर है कि बोले यार जो आपके रूट्स हैं, जो आपके आंसर्स हैं, रूट्स का मतलब क्या भैया? क्या कहना चाह रहे हो रूट्स का मतलब? रूट्स का मतलब आंसर। ये जो एक्स की वैल्यू है आपकी, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना आपकी दो, वो एक्स की वैल्यूज वो रियल है कि नॉन रियल है? क्या है वो रियल है कि नॉन रियल है? अब रियल क्या होती है? रियल अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, रियल नंबर्स जो परफेक्ट हैं, जो सेंसिबल हैं, भाई जिन्हें समझा जा सकता है, मतलब 1/2, 2/3, 4/5। कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जिन्हें कहा जाता है नॉन रियल नंबर्स। क्या कहा जाता है? नॉन रियल। रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के रियल नंबर में क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, √2। ये सारे के सारे हमें पता है क्या है। √1 एग्जिस्ट करता है भैया, ये देखिए ये 1 है, ये कितना भी है 2 है, ये कितना है 3 है, ये कितना है 4 है, 1/2। मैं काट के नहीं बताऊंगा बट ठीक है समझ जाओ। ये बोले क्या है भैया? 1/2 है। इसी तरीके से √2 भी सेंसिबल है भाई, लगभग कितना होता है? 1.4 समथिंग कुछ होता है कि नहीं? तो बोले √2 भी समझ में आता है। बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, कि बोले है क्या भला है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला √-1। अब √1 समझ में आता है कि √1 1 होता है, पर √-1 क्या होता है, या √-2 क्या होता है, या √-4 क्या होता है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉन रियल नंबर्स। इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका कोई इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो नहीं है, पर इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि होते कितने, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। हमें पता है 1 कितना होता है, हमें पता है 1/2 कितना होता है, हमें पता है 2 कितना होता है। पता है ना सबको 2 कितना होता है? नहीं पता, तो हमें पता है 2 कितना होता है। बट अगर कोई पूछे √-1 क्या होता है, √-2 क्या होता है, √-4 क्या होता है, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे √-4 आ जाए? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहा कि यार ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो √4 आ सके, वो सॉरी √-4 जिसका आंसर आ सके। तो हमने कहा ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉन रियल नंबर्स। अब आपको वहां से एक इक्वेशन दे देगी, कभी उसके आंसर ऐसे आएंगे, समझ में आ जाएगा कितना है, कभी उसके आंसर ऐसे आएंगे पतले पतले। तो बोले यार हमें चेक करना है कि उसके सही साइड आंसर आएंगे कि पतले पतले आंसर आएंगे। चेक करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं कैसे चेक करते हैं। उसी तरीके को कहा जाता है फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहा जाता है उसे? फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स। प्लीज नोट इट डाउन। आपके आंसर रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको निकालने के हमारे पास 3 तरीके। उस तरीके का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या भेदभाव होने? डिस्क्रिमिनेंट मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूले का नाम होता है D = b² - 4ac। क्या नाम होता है उसका? D = b² - 4ac। राइट द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभी सीधे सीधे ऐसा भी पूछ लेता है, हो सकता है तुम्हारा भला हो जाए। ठीक है, सीधे पूछ ले। तो क्या लिखना भैया? D = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अब अगर b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, क्या रही भैया? 0 से बड़ी आ रही, तो हम बोलेंगे दो परफेक्ट अलग अलग आंसर आएंगे। इसको बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बोले दो परफेक्ट अलग अलग आंसर आते हैं। अगर b² - 4ac, आपने फॉर्मूले में abc की वैल्यू पुट करी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से आपके क्वेश्चन को कंपेयर करा, abc निकाला और इसमें अपना पटेगा। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आई, 0 से बड़ी यानी कि आप प्लस में, 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आपका आंसर आया, 1/2 आया, मतलब प्लस में आंसर आया आपका 1/2 2/3 4/5। तो आप क्या बोलोगे कि भैया जो आपका क्वेश्चन है उसके कैसे आंसर आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर b² - 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0, सॉरी इक्वल टू 0 आई, तो अपन बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। यानी आपके दो आंसर तो आएंगे, पर वो दोनों आंसर कैसे होंगे भैया? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर b² - 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आई, यानी 0 से छोटी हुई, तो आप क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स। क्या बोलोगे आप? नो रियल रूट्स, यानी इसका कोई रियल आंसर नहीं आएगा, इसका परफेक्ट आंसर नहीं आने वाला। तो b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो अपन क्या बोलेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट।
b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो अपन क्या बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, या b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तो अपन क्या बोलेंगे नो रियल रूट्स। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कभी कभी कि भैया b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो बताओ कैसे रूट है, तो आपको लिख के आना है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 क्या लिख के आना है नो रियल रूट्स। अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं d बोलते हैं तो d इज ग्रेटर देन 0, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में d इज इक्वल टू 0 या d इज स्मॉलर देन 0 ऐसा पूछ सकता है, ये काई की कंडीशन है तो आप क्या बोलोगे नो रियल रूट की कंडीशन। समझ में आ गया, ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। चलो